वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2017 का 14 जनवरी 2017 को जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये सारे स्टूडेंट से कांटेक्ट करके ये सारे क्वेश्चन को गैदर्ड किया गया है। इसमें जो है मेनली रूप से जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन और मैथ्स का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन वाज, जो हड़प्पा के लोग थे उनका सोशल सिस्टम क्या था। तो देखिए उसमें जो है वहाँ के जो लोगों का सिस्टम था उस टाइम तक, हड़प्पा के लोगों के टाइम तक वहाँ कास्ट सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम, इस तरह के सिस्टम नहीं आए थे। मतलब इन सारे सिस्टम का मतलब वहाँ प्रचलन नहीं था हड़प्पा के लोगों में। तो ये क्या थे, फेयरली इगालिट्रेशन। ये फेयरली इगालिट्रेशन का मतलब है कि समान भाव, यानी कि हर एक मनुष्य को इक्वलिटी के दृष्टिकोण से देखना, इक्वल अपॉर्चुनिटी के दृष्टि से देखना, सबको सम्मान देना, मतलब किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। तो ये है फेयरली इगालिट्रेशन। इगालिटेरियन जो है इस तरह का व्यवस्था था, फेयरली इगालिटेरियन सोशल सिस्टम था हड़प्पा के लोगों का। तो ये सही आंसर होगा। फिर है विच यूनिवर्सिटी बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा। तो गुप्ता काल में सबसे ज़्यादा कौन सा यूनिवर्सिटी फेमस हुआ, प्रसिद्ध हुआ, वो था नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी ये गुप्ता काल में सबसे ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी था। और अभी ये जो है नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर में। हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू इस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द इंडियन नेवी इन द अरबियन सी। तो इंडियन नेवी का जो सुप्रीमेसी है अरबियन सी में, कौन सा पहला इंडियन रूलर थे जिन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था कि अरब सागर में भारतीय नेवी का, भारतीय सेना का सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने वाला कौन सा फर्स्ट इंडियन रूलर था। वो थे किंग राजा राजा फर्स्ट। किंग राजा राजा फर्स्ट ने इंडियन नेवी का अरबियन सागर में सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया था। तो क्या नाम था, किंग राजा राजा फर्स्ट। फिर है वान भट्ट। वान भट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्पेरर। किस एम्पेरर का जो है कोर्ट पोएट थे वान भट्ट। वान भट्ट जो है किस एम्पेरर का, किस राजा का कोर्ट पोएट थे। तो राजकीय कवि थे, ये थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के जो है राजकीय कवि थे, कोर्ट पोएट थे वान भट्ट। विच वेदास प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज। जो अर्ली वैदिक एज है उसके बारे में कौन सा वेद में सिविलाइजेशन वहाँ की कैसी थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देता है। तो वहाँ की सिविलाइजेशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो मिलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद से हमें अर्ली जो वैदिक काल के बारे में, वहाँ की सिविलाइजेशन के बारे में हमें जानकारी मिलती है यजुर्वेद से। तो ये आंसर होगा यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 1000 बॉयज है और 800 गर्ल्स टूक एन एग्जाम, 60% ऑफ द बॉयज एंड 50% ऑफ द गर्ल्स पास्ड। देखिए इसमें 1000 लड़के हैं, 800 लड़कियां हैं, जिसमें क्या कह रहा है कि 60% जो बॉयज है और 50% जो गर्ल्स है ये दोनों पास कर जाते हैं। बाकी लोग जो है फेल कर जाते हैं, मतलब पास नहीं करते हैं। मतलब क्या हुआ को फेल, या तो पास होगा स्टूडेंट या तो फेल करेगा। तो कह रहा है कि फाइंड द परसेंट ऑफ द कैंडिडेट हु फेल्ड। कितना परसेंट लोग फेल हुए। तो देखिए आपको हम इसके बारे में बताते हैं कि आपको कैसे करना है। 1000 लड़का था, 1000 लड़का था, इसमें से 60% लड़का पास हुआ, तो कितना परसेंट लड़का फेल हुआ इसको आप लोग निकाल सकते हैं। तो 40% लड़का फेल हुआ, तो इसको 40/100 कर दीजिए। ऐसे करके आप जो है 400 लड़का फेल हुआ है। 400 बॉयज, 1000 लड़के में 400 लड़का फेल है। अब देखिए बाकी 50% लड़की पास हुई है, 50% लड़की फेल हुई है। 800 का 50% आप लोग जानते हैं, मतलब आधा कर दीजिए, कितना होगा 400। तो 400 लड़की फेल हुई, 400 गर्ल्स। जो लोग नहीं जानते हैं करने के लिए वो 800 गुना 50/100 कीजिएगा। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, 8 पंचे 40, 400। तो टोटल मिलाकर कितना हुआ
टोटल मिलाकर हुआ 800। 800 स्टूडेंट जो है ये फेल कर गया है एग्जामिनेशन में। तो अब जो है हमको निकालना है कि परसेंटेज कितना फेल हुआ। तो हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो 800 स्टूडेंट फेल किया, टोटल कितना स्टूडेंट था 1800 स्टूडेंट था, तो 1800 से भाग देंगे गुना 100 कर देंगे, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। और इसको जो है देखिए इसको कर सकते हैं हम लोग क्या कि 2 से कराते हैं, 2 चौके 8, 2 9 18, फिर 9 से इसमें भाग दीजिए, तो इसको भाग दीजिएगा तो क्या होगा 9 चौके 36, 4 जीरो 9 चौके 36 यानी 4.44%, 44.44% जो है इसका आंसर आ रहा है। तो यही जो है ये कुछ स्टूडेंट ने बताया था कि सर मेरा 44.44% आंसर है, ये सही है या गलत है, तो एकदम सही है, 44.44% आंसर आएगा इसका। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 7th नंबर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। कहता है ए एक्सीड बाय बी बाय 40%, मतलब ए जो है बी से 40% ज़्यादा है, बी इज लेस देन सी बाय 20%। देखिए इस तरह के अगर सवाल आवे तो आप ए बी सी आप साफ से लिख दीजिए, और जो सबसे छोटा है उसी को सबसे पहले मानिए, क्योंकि उससे आपको सुविधा होगा। तो कह रहा है कि बी इज लेस देन सी बाय 20%, मतलब बी जो है बी लेस है सी से 20%। तो आप किसी को भी मानिए, इसको अगर बी को मानते हैं तो भी आसानी से बनता है, लेकिन हम जो है अभी मान रहे हैं सी। अगर सी को 100 मान लेते हैं, 100x मान लेते हैं, कह रहा है बी इज लेस देन सी बाय 20%, यानी बी कम है सी से 20%, तो 100x ये है तो बी कितना हो जाएगा 20% कम, तो मतलब क्या 80x हो जाएगा। या आप बी को भी मान लीजिएगा तो और आसानी से बनेगा, तो दोनों साइड मतलब यही हो जाएगा कि ये 100x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मतलब उससे 20% ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको जो है हम लोग सी को माने 100x, इससे 20% कम है तो 80x। अब जो है कह रहा है कि ए इज एक्सीड बाय बी 40%, मतलब कि बी से जो है ए जो है 40% ज़्यादा है, तो ज़्यादा कैसे निकालेंगे 80x गुना 40% ज़्यादा है तो 140/100 कर देंगे, तो यहाँ से 2 जीरो खत्म कर देंगे, 14 8 112 होता है 112x। तो ये देखिए 112x ये है, ये 80x है, ये 100x है। अब कह रहा है ए बाय सी निकालने के लिए, तो ए बाय सी निकाल सकते हैं ना, ए कितना है 112x है और सी कितना है 100x है, तो इतना कर दीजिए, कैंसिल हो गया। ये 2 जीरो है तो यहाँ 2 जीरो के बाद दशमलव बैठा दीजिए 1.12, तो ये 1.12/1, तो इसको क्या लिखिएगा तो 1.12 इसका जो है (1), ये रेशियो आपका आया A/C का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 8th नंबर। ये भी एक मैथ्स का प्रॉब्लम है जो कि आपका SSC CHSL में आया हुआ है इस साल जो अभी चल रहा है 2017 में। तो प्राइस ऑफ शुगर राइज्ड बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ द शुगर बी रिड्यूस सो दैट द ओवरऑल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। कह रहा है कि शुगर का जो प्राइस है वो 20% रेज हो गया, बढ़ गया, तो कितना परसेंट कंजम्पशन में कटौती कर दिया जाए ताकि ओवरऑल जो इसका एक्सपेंडिचर था उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला होता है उसको आपको समझना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर का होता है कि आप कंजम्पशन कितना करते हैं, प्राइस कितना है, प्राइस गुना कंजम्पशन होता है। आपको क्या कर रहा है कि आप जो है प्राइस बढ़ गया है, अब प्राइस बढ़ गया है तो क्या करना पड़ेगा, प्राइस बढ़ गया है तो कंजम्पशन को थोड़ा कम करना पड़ेगा, तभी जाके एक्सपेंडिचर सेम होगा। तो आपको एक्सपेंडिचर दोनों केस में सेम करना है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि ऐसे ही कि मतलब पहले जो है शुगर का प्राइस 100 रुपया था, ठीक है, तो अब बढ़ के कितना हो गया 120 हो गया, 20% बढ़ गया ना, 120 हो गया, ये नया प्राइस है। क्योंकि हमको पता है कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है कि ये 100 रुपया था 120 रुपया हो गया, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुना कंजम्पशन। कंजम्पशन हम मान लेते हैं कि कंजम्पशन जो कर रहे थे हम लोग पहले x kg कर रहे थे, x कर रहे थे, x किलोग्राम कंजम्पशन कर रहे थे, तो एक्सपेंडिचर कितना था पहले 100x था। अब चूंकि हम लोगों को पता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो इसका जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन क्या होगा, थोड़ा कमी आएगा कंजम्पशन में, तो क्या हो जाएगा 120, और मान लेते हैं वो जो कमी आया वो y कमी आ गया, ठीक है, इतना हमको पता चल गया कि इतना y में कमी आ गया। अब कह रहा है कि दोनों को बराबर करना है, तो दोनों को बराबर कीजिए,
इसको E1 मानते हैं, इसको E2, एक्सपेंडिचर 1 एक्सपेंडिचर 2, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दीजिए। तो आपको क्या आएगा 100x बराबर 120x माइनस 120y। तो इसको जो है आप 120y को इधर कर दीजिए और 120x माइनस 100x कीजिएगा तो क्या होगा 20x होगा। आप इसको 20 6 के 20 से। तो यहाँ पर जो है हम क्या माने थे कि y जो है हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो y क्या है x/6 है। x/6 x क्या है कंजम्पशन जितना पहले कर रहे थे उसमें 1/6 कर देना है कंजम्पशन। मतलब पहले अगर x कंजम्पशन आप कर रहे थे तो अब जो है 1/6 कंजम्पशन को कटौती कर देना है। मतलब इसका परसेंटेज कितना होगा, कितना परसेंट कमी हो गया तो गुना 100 कर दीजिए। इसमें जो है 100/6 कीजिए, ये 50 आ गया, 50/3 यानी कि 50/3% की कटौती करना है आपको। ठीक है, तो रिड्यूस कितना कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। तो ये आंसर आपका 50/3% सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये रीजनिंग का प्रॉब्लम है। तो कह रहा है कि इफ द वर्ड स्टोव STOV इज रिटन एज FNBLK देन वोट्स। देखिए ये जो स्टोव और वोट्स ये दोनों को देखने से ही लगा कि अगर स्टोव को ही थोड़ा सा मतलब पोजीशन चेंज कर दिया जाए इसका तो लेटर्स का, तो आपको वोट्स मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि काफ़ी मतलब कुछ मतलब इसमें जो सिमिलरिटीज है, बहुत सिमिलरिटीज है। देखते हैं STOVE स्टोव लिखे, इसके नीचे लिखते हैं FNBLK। देखिए स्टोव में S के जगह O के जगह L के जगह E के जगह क्या क्या लिखा गया। स्टोव में जब इसको कोडिंग किया गया तो S के जगह F लिख दिया, T के जगह N लिखा, O के जगह B, V के जगह L, E के जगह K। वोट्स में भी वही कर देना है। हम लोगों को निकालना है कि VOTES का क्या होगा। तो V के लिए क्या कोडिंग किया हुआ था L था, O के लिए क्या कोडिंग था B था, T के लिए क्या कोडिंग था N था, E के लिए क्या कोडिंग था K था और S के लिए क्या कोडिंग था तो S के लिए F था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा FBNKF। ये एकदम सही आंसर है। तो ये आप रखिएगा LBNKF, ये इसका वोट्स का कोडिंग होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखते हैं। इसमें कहता है कि इफ पेपर जो है पेपर इज रिटन एज OZODQ देन हाउ इज पेंसिल रिटन इन दैट कोड। उसी कोड में पेंसिल को कैसे लिखेंगे। तो देखिए पेपर पहले लिखते हैं PAPER। पेपर को कैसे लिखा गया है OZODQ। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऐसे कर दीजिए आप इसको इसके बीच का एक रिलेशन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जो जहाँ यह P है दो बार देखिए P आया और दोनों जगह P की जगह क्या लिखा गया O लिखा गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग इसका नंबरिंग जानते हैं कि P का होता है 16 और O का होता है 15। A का होता है 1, Z का होता है 26। P का होता है 16, O का होता है 15, E का होता है 5, D का होता है 4, R का होता है 18 और Q का होता है 17। तो क्या देख रहे हैं, देख ये रहे हैं कि एक पीछे हो जा रहा है। 16 से एक पीछे हो गया 15, एक से एक पीछे हो जाएगा उधर तो 26 हो जाएगा। 16 से एक पीछे हुआ 15, 5 से एक पीछे हुआ 4, 18 से एक पीछे हुआ तो 17 हुआ। उसी तरह पेंसिल में भी आपको कोडिंग कर देना है PENCIL। आप जानते हैं P का होता है कितना 16, E का होता है 5, N का 14 होता है, C का 3 होता है, I का 9 होता है और L का 12। जिन लोगों को इस समय लिखने में दिक्कत हो रही है आप मेरा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वाला जो है वीडियो उसको देखिए, आप भी इसी तरह इतना फास्ट लिख पाएंगे। उस टाइम उसमें मैंने ट्रिक्स बताया आपको। तो इसके एक पीछे कीजिए, 16 में एक पीछे कीजिएगा तो कितना आएगा 15 आएगा। 15 क्या होता है O होता है, O होता है 15। E 5 है तो D क्या होगा D हो जाएगा 4। फिर N का एक पीछे कीजिएगा तो M आएगा 13। C का यहाँ B हो जाएगा, I का एक पीछे कीजिएगा तो H होगा और L का एक पीछे कीजिएगा तो K होगा। तो क्या आया ODMBHK। ये आपका आंसर हो जाएगा इस रीजनिंग का। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11th नंबर प्रॉब्लम में। ये आपका एक रिलेशनशिप वाला टाइप का एक प्रॉब्लम दिया जाता है आपको बोला जाता है कि राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल। तो देखिए जो इसमें रिलेशन दिया जाएगा उस रिलेशनशिप को आप एक रिलेशनशिप का एक ट्री बनता है, फैमिली ट्री बोलते हैं उसको, उस ट्री को आप लोग बनाते जाइए तब वही आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाएगा। कह रहा है राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल। तो यहाँ देखिए हम लोग लिखते हैं राजीव और ये है आपका अतुल।
ये दोनों भाई है, तो भाई को एक सिबलिंग को एक सिंगल लाइन से केवल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। तो राजीव और अतुल। सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील। देखिए सोनिया का अभी मतलब ये जो हम ट्री बनाए इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, आगे पढ़ते हैं। अतुल इज द सन ऑफ सोनिया। सोनिया का जो अतुल इज द सन ऑफ सोनिया। तो ये अतुल जो है उसका बेटा है, किसका? सोनिया का। तो सोनिया यहाँ पर है और इसका बेटा जो है, इसको बेटा जो होगा एक जनरेशन नीचे है उसका, तो एक जनरेशन नीचे के लिए हम लोग इस तरह से एरो नीचे की तरफ कर देंगे। तो ये अतुल क्या है? बेटा है, ठीक। अब चलते हैं, ये प्लस लिखे इसलिए ताकि मतलब बेटा है इसका, इसलिए इसको प्लस लिखे, पॉजिटिव लिखे। लेडीज रहेगी तो गर्ल्स रहेगी तो उसको निगेटिव कर देंगे, ठीक। फिर चलते हैं, अपना सिंबल नोटेशन है, आप कुछ भी मान सकते हैं अपने से। हाँ, फिर अब इस सेंटेंस को पढ़िए, क्योंकि ये सेंटेंस छोड़े थे ना अंडरलाइन करके। इस आप देखिए इसके रिलेशन आ रहा है क्या? सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील। सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, ये है सोनिया। सोनिया का सिस्टर है किसका? सुनील का। तो यहाँ पर सुनील है, सुनील का बहन है ये, तो ये लाइन दे दिए, ये बहन है, माइनस कर दिए यहाँ पे। सुनील उसका भाई है, राजीव जी भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर अब देखिए अब क्या पूछ रहा है, राजीव इज रिलेटेड टू सोनिया। ये राजीव जो है सोनिया से, मतलब सोनिया का क्या है ये राजीव, आपसे ये पूछा जा रहा है कि राजीव जो है सोनिया को क्या लगेगा। तो देखिए सोनिया का बेटा है अतुल, सोनिया का जो है बेटा अतुल, और अतुल और राजीव दोनों भाई है, तो सोनिया का बेटा ही ना है ये, राजीव भी तो बेटा ही हो गया इसका। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सन है। सोनिया का जो मतलब सोनिया का रिलेशन जो है राजीव के साथ क्या है, तो सोनिया का बेटा है राजीव। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? सन है, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम चलते हैं इस लेक्चर का, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम आपका रीजनिंग से है। तो और भी अभी जो है हम सोच रहे हैं कि ये आपका जैसे 14 जनवरी का है तो 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी और आज का भी 18 जनवरी का, तो कम से कम आज कम से कम 15 जनवरी तक का आपका क्लियर कर देंगे। और उसके पहले का लेक्चर तो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, मतलब 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, फिर 11, 12 और 13 जनवरी तक का लेक्चर तो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। ये 14 जनवरी का थोड़ा लेट हो गया लाने में, हालांकि आज 14 और 15 जनवरी दोनों का आपको डाल देंगे लेक्चर, ठीक है। देयर आर 5 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड है। SKMAR इसका नाम है, ये 5 फ्रेंड है। S इज शॉर्टर देन, देखिए इस तरह का शॉर्टर, टॉलर, टॉलेस्ट, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आवे रीजनिंग में तो इसमें आप क्या कीजिए कि जो रिलेशन आपको बता रहा है, जितना सा रिलेशन बन पा रहा है उस सारे रिलेशन को आप लोग बनाते जाइए, यहाँ पे कुछ ना कुछ करते जाइए। बाकी जो है सारे क्वेश्चन को एक साथ फिर ज्वाइन करके फाइनल आपको एक मतलब रिजल्ट निकाल लीजिएगा। तो आपको जो जो कर रहा है, 5 फ्रेंड है, इस सारे 5 फ्रेंड के बीच में क्या दिया है? एक रिलेशन दिया है, रिश्ता दिया है। क्या उसका हाइट में दे रहा है कि कौन लंबा है कौन छोटा है, इस तरह का। देखिए S इज शॉर्टर देन K। S जो है शॉर्टर है किससे? K से, यहाँ पे S लिख देते हैं। S जो है छोटा है K से, K देखिए K बड़ा हो गया ना, यहाँ पे K से छोटा कौन है? S इज शॉर्टर देन K, पहला लाइन खत्म हो गया यहीं पर। बट टॉलर देन R, ये बट किसके लिए यूज हुआ है? ये S के लिए हुआ। S छोटा है K से, लेकिन टॉलर है R से लंबा है, तो S जो है बड़ा है R से। R देखिए ये इधर जिधर मुड़ेगा आपको पता है कि वो साइड जो है मतलब ग्रेटर देन का है, ये S बड़ा हो गया, R क्या हो गया? छोटा। यहाँ तक हो गया मेरा। करा M इज द टॉलेस्ट, मतलब जितने भी लोग यहाँ पर है उसमें M जो है टॉलेस्ट होगा। तो हम लोग एक रिलेशन पहले निकालते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो है टॉलेस्ट, मतलब इस साइड में M को लगा देंगे, टॉलेस्ट है। A इज लिटिल शॉर्टर देन K, मतलब A जो है लिटिल शॉर्टर देन K। अब कितना शॉर्ट है पता नहीं, क्योंकि देखिए K से जो है बहुत सारा चीज़ शॉर्ट है, S भी शॉर्ट है, R भी शॉर्ट है। तो कह रहा है कि A इज लिटिल शॉर्टर देन K, तो एंड लिटिल टॉलर देन S। तो A जो है ऐसे है, A जो है छोटा है किससे? K से थोड़ा छोटा है, और लिटिल टॉलर देन S, मतलब S से बड़ा है। और फिर चलते यहाँ तक हो गया। हु हैज़ 2% टॉलर एंड 2% शॉर्टर, कौन ऐसा है जिससे कि 2% लंबा है और 2%
उससे छोटा है। तो इसमें देखिए यहाँ पर एस और के बीच में एक ए आना चाहिए था, ठीक है, एस और के बीच में ए, ये दूसरा इक्वेशन हमको बता रहा है। और जो एम होगा वो तो टॉलेस्ट है, तो इधर एम हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो फाइनल जो ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड को जब आप कंबाइन कीजिएगा तो देखिए ऐसा बनेगा आपका आर लेस देन एस लेस देन ए लेस देन के लेस देन एम, ये आपका फाइनल रिलेशन हुआ। अब आपसे देखिए ई बीच में कौन है, ए है, ए से दो देखिए बड़ा है, दो लोग बड़ा है, के और एम जो है ये दोनों बड़ा है, और एस और आर ये जो है ए से छोटा है। तो आपसे यही पूछा गया कि किससे जो है दो आदमी बड़ा है और किससे दो आदमी छोटा है, तो वो कौन है, ए है। ए से जो है दो आदमी बड़ा है, दो आदमी छोटा है, तो आपका आंसर ए हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है आपको हम जो है 15 जनवरी का क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल्स को, वो जो है निश्चित रूप से चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।